14 सितंबर 2014 को मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के किनारे बने बीएमसी के डंपिंग ग्राउंड में प्लास्टिक की सफेद रंग की एक बड़ी सी थैली मिलती है, जिसमें से किसी महिला के लंबे बाल उस थैली के बाहर निकले दिखाई दे रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि इस थैले में किसी महिला की लाश पड़ी हुई है। वहां पर देखा गया तो बीएमसी के कुछ कर्मचारी और मजदूर उपस्थित थे। घटना स्थल का निरीक्षण करके जब उस थैले का मुंह खोला जाता है तो उसके अंदर का दृश्य देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल उस थैले में एक महिला की लाश थी, जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल के आसपास बताई जा रही थी। उसके शरीर से कपड़े भी फटे हुए थे। वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ की जाती है तो वह उस महिला को पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो दोस्तों, आखिर यह महिला कौन हो सकती है? इसको कौन मारा होगा? यह महिला कहाँ की थी? क्या पुलिस इसके कातिलों तक पहुंच पाएगी या नहीं? तो आइए घटना को विस्तार से सुनते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय संदीप में। तो साथियों, कहानी को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए व चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। 28 वर्षीय रामू उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ का रहने वाला था। उसके पिता गया प्रसाद टेलर का काम करते थे। उनके व्यवहार की वजह से गांव में उनकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत थी। वह सीधे व सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। रामू उनका इकलौता लड़का था। वह बीए पास लड़का था। इसके साथ ही वह टेलर का भी काम जानता था और इस काम में वह अपने पिता की मदद भी किया करता था। गया प्रसाद 3 फरवरी 2014 को रामू की शादी पड़ोस के गांव के ही रेखा से करा देते हैं। वह सुंदर व सुशील लड़की थी। शादी के बाद रेखा ससुराल गई तो रामू की तरह रेखा भी बीए पास थी। पति पत्नी दोनों ही पढ़े लिखे थे, इसलिए चाहते थे कि बाहर जाकर किसी बड़े शहर में रहें जहां पर खूब पैसा कमाया जा सके। वैसे गांव में रहकर तो बस गुजर बसर ही हो सकता था। शादी के कुछ दिनों बाद रेखा ने रामू को समझाया कि वह टेलर का अच्छा कारीगर है। गांव में रहकर वह अपना टैलेंट बर्बाद क्यों कर रहा है? अगर वह शहर में रहकर यही काम करे तो अच्छी आय हो सकती है। यह उन दोनों के भविष्य के लिए भी ठीक रहेगा और घर परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। रामू को रेखा की यह बात अच्छी लगती है। वह इस बारे में सोचने के लिए गंभीर रूप से बात को आगे बढ़ाता है। सोच विचार करने के बाद रामू जुलाई 2014 में अपनी पत्नी रेखा को लेकर मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई के धारावी इलाके में रामू के गांव के कई लोग रहते थे, जिनकी मदद से वह राजीव गांधी नगर की विश्वकर्मा चाल में किराए का एक कमरा लेकर पत्नी के साथ रहने लगता है। उसी इलाके की एक टेलर शॉप में उसे नौकरी भी मिल जाती है। मुंबई आने के बाद पति पत्नी दोनों ही बहुत खुश थे। रेखा अपनी गृहस्थी संभालने में लग जाती है, लेकिन इस दंपत्ति की खुशी उस समय कलह में बदल जाती है जब एक दिन रेखा ने रामू को जलाने के लिए मजाक में एक बात कह दी थी कि कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। यह मजाक रेखा को बहुत ही महंगा पड़ने वाला था। उसके इस मजाक ने रामू के दिमाग में संदेह का बीज बो डाला था। धीरे धीरे इस बीज ने अंकुरण का रूप लेना शुरू कर दिया था और
भविष्य में वृक्ष का रूप ले सकता था। उन दोनों के प्यार के बीच दरार पड़नी लगभग अब शुरू ही हो गई थी। रामू की दिनचर्या लगभग बदल ही गई थी। जहां वह रेखा पर प्यार के फूल बरसाता था, वहीं पर अब कांटा बनकर उससे चुभने लगा था। बात बात पर रेखा की उपेक्षा और उसे मारना पीटना उसके लिए आम बात हो गई थी। रेखा ने अपनी बात को मजाक बताकर उससे कई बार माफी भी मांगी, सफाई भी दी, लेकिन वह रामू के संदेह का समाधान नहीं कर पाती है। समय के साथ साथ रेखा के प्रति रामू का संदेह कम होने के बजाय दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। इसका नतीजा यह हुआ कि पति पत्नी के बीच वैमनस्य बढ़ता ही गया। अब रामू रेखा की हर बात पर नजर रखने लगता है। वह उसे फोन पर किसी से भी बात करते देखता है तो सैकड़ों सवाल कर डालता है। यहाँ तक कि कई बार तो उसकी पिटाई भी लगभग कर ही देता था। उसके दिमाग में शक का कीड़ा इस तरह से काट रहा था कि पत्नी के प्रेम संबंध का पता लगाने के लिए वह अपने गांव व ससुराल पहुंच जाता है। वहां उसने अपने परिचितों और कॉलेज के कुछ मित्रों से बात करता है तो देखता है कि रेखा के बारे में ऐसी कोई जानकारी उसे नहीं मिलती है। वह खाली हाथ ही मुंबई वापस लौट आता है। इसके बावजूद रामू के दिमाग में संदेह का भूत अभी भी नहीं उतरा था। कहावत है कि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास के धरातल पर टिका होता है। अगर विश्वास ही टूट जाए तो घर गृहस्थी को बिखरते देर नहीं लगती है। ऐसा ही कुछ इस मामले में भी होने वाला था। जब रामू के विश्वास की टूटन बढ़ती गई तो उसने रेखा को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकने का भी फैसला कर लिया। इसके लिए वह मन ही मन योजना भी बनाने लगता है कि इस रेखा को अपने जिंदगी के रास्ते से कैसे हटाया जाए। अपनी योजना के अनुसार एक दिन उसकी मौत की घटना भी लिख डालता है। रामू ने रेखा के चरित्र को लेकर उसे काफी मारा पीटा भी। इतना ही नहीं, वह बाजार गया और चूहे मारने की दवा लेकर आता है और रात को 8:30 बजे के आसपास उसे जबरन खाने में मिलाकर खिला देता है। दवा खाने के बाद जब रेखा की तबीयत खराब होने लगती है तो रामू घर से बाहर चला जाता है और बाहर से दरवाजा भी बंद कर देता है। उधर रेखा को कई उल्टियां और छटपटाते उसने अपने दम को तोड़ दिया था। लगभग कई घंटों के बाद जब रामू घर पर लौटा तो रेखा मर ही चुकी थी। अब रामू के सामने रेखा की लाश को ठिकाने लगाने की समस्या बची थी। सुबह होने के पहले अगर वह रेखा की लाश को ठिकाने नहीं लगा पाता तो इलाके में बात फैलने की भी शंका थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने रेखा की लाश को 2 चादरों के बीच लपेटकर पड़ी प्लास्टिक की एक छोटी बोरी में भरकर उसका मुंह बांधकर वह सुबह 3:30 बजे के आसपास अपने कंधे पर रखकर बोरी को मुंबई के ओएनजीसी कार्यालय के सामने रखे बीएमसी की कचरे के डिब्बे में डाल आता है। सुबह जब कचरे का डिब्बा उठाने वाली बीएमसी की गाड़ी आती है तो कचरा के साथ साथ उस बोरी को अपने टैंक में डाल लेती है, जिसके साथ रेखा का शव भी उस टैंक में चला जाता है। दूसरी ओर रेखा की लाश को ठिकाने लगाने के बाद रामू ने अपने आसपास रहने वालों के बीच यह बात फैला देता है कि जीवनदानी देवी का दर्शन विरार जाते समय उसकी पत्नी रेखा उससे बिछड़ जाती है, लेकिन वह इस राजनीति में सफल नहीं हो पाता है और पुलिस के हाथों से पकड़ा जाता है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो रामू अपने आप को बेगुनाह बताता है। वह पुलिस को यह बात बताता है कि वह अपनी पत्नी को जीवनदानी देवी के मंदिर में दर्शन के लिए लेकर निकला था। ट्रेन में भीड़ अत्यधिक थी। भीड़ अत्यधिक होने से वह रेखा को महिला डिब्बे में ही चढ़ने के लिए बोलता है।
यह कहकर खुद को जनरल डिब्बे में चढ़ जाता है। इसके बाद वह विरार रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर जब उसे देखा तो वह वहां पर नहीं मिलती है। इसके बाद बहुत ढूंढने के बाद जब रेखा नहीं मिलती है तो वह मुंबई के बांदा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। लेकिन पुलिस को उसकी यह कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और फिर से पूछताछ करने पर रामू ने अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है कि वही अपनी पत्नी रेखा की हत्या किया है। इंस्पेक्टर के पूछताछ करने के बाद उसके खिलाफ धारा 302, 201 के तहत उसे महानगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेज दिया जाता है। तो साथियों, यह थी ये कहानी जिसमें पत्नी की एक छोटी सी हंसी व मजाक उसकी ज़िंदगी ही छीन लेती है। तो चलिए यहीं से इस कहानी को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए बी अलर्ट, बी सेफ और देखते रहें स्टोरी बाई संदीप।